नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के नए प्रोग्राम प्रतिबद्ध सीरीज में हम जीएस1 का विषय कल्चर जो है उससे अपना सब टॉपिक स्कल्पचर डिस्कस करने जा रहे हैं, मूर्तिकला। और इसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज दूसरा पार्ट है। जो स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हैं तो वो एक बात का ध्यान रखें, वो पहला लेक्चर जरूर देख ले जो हमारा पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो उसको जरूर देख ले, तभी आप इस लेक्चर को अटेंड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में इंडस वैली स्कल्पचर पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला कैसे विकसित हुई। मानव इतिहास में मूर्तियां बनाने की जो प्रक्रिया है वो पुरानी है, लेकिन सिंधु घाटी के जो स्कल्पचर्स हैं वही हमारे पास मौजूद है, तो वहीं से हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मूर्तिकला हमने देखा कि किस किस तरीके की जो है वो मूर्तियां भारत में बननी शुरू हुई। अर्ली स्कल्पचर्स हमने पढ़ा और फिर तीन स्टाइल्स डेवलप हुए। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियड के स्कल्पचर्स। मॉडर्न पीरियड में जो स्कल्पचर्स बने थे ज़्यादातर वो बचे नहीं, हमारे पास उनके ज़्यादा जो है वो कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन हमारे पास जिस पीरियड का स्कल्पचर जो प्रोमिनेंटली हमें मिलना शुरू होता है वो आगे आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड का स्कल्पचर। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तीन डिफरेंट स्कूल्स डेवलप हुए स्कल्पचर आर्ट के, जहां उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट डेवलप हुआ, जिसमें हेलेनिस्टिक या ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस हमें दिखा था बुद्धिस्ट स्कल्पचर आर्ट में। उसके अलावा हमें मथुरा में भी जो है कुछ स्कल्पचर्स मिले और वहां पे भी मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट जो है वो देखने को मिला था। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट की पहचान क्या थी? मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, एक तो उन्होंने अनलाइक गांधार दे यूज स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। गांधार में यूज किया गया था ग्रे या ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। ठीक है, तो और थोड़ा सा डिफरेंस था कि वहां मथुरा में तीनों धर्मों के जो है हमें मूर्तियां देखने को मिले, जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के। ठीक है, उसके अलावा जब हम जाते हैं नीचे अमरावती में, अमरावती आंध्र प्रदेश, तो अमरावती में भी एक स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट डेवलप हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और ये तीनों ही आर्ट जो है वो एक ही समय पर थी अप्रोक्सीमेटली। और एक है डिफरेंस क्या है, हम ये देख सकते हैं कि अगर हम गांधार में देखते हैं और अमरावती में देखते हैं तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन मथुरा में तीनों धर्मों के स्कल्पचर्स हमें मिले। ऑल दो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स इस पीरियड में ज्यादा थे, मथुरा में भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है हमारा गुप्ता स्कल्पचर्स, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड चौथी शताब्दी एडी में गुप्ता ताकतवर बने, उत्तर भारत पर कब्जा कर पाए। उसके बाद गुप्ता स्कल्पचर अगर हम देखें तो आप ये देखें कि गुप्ता स्कल्पचर, इसको क्लासिकल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री कहते हैं और गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट भी कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। ठीक है, इस समय पे स्टाइल और आइकॉनोग्राफी दोनों के बीच में एक बैलेंस और हार्मनी दिखाई देने लगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा समय था जहां पर जो है शायद राजा जो है या रूलर्स जो थे, गुप्ता रूलर्स, वो स्कल्पचर आर्ट को बढ़ावा दे रहे थे और ज्यादा पेट्रनाइज कर रहे थे और पैसा दे रहे थे उनको अच्छे से अच्छे जो है वो स्कल्पचर्स बनाने के लिए। नई ओरिएंटेशन दिखने लगी आर्ट में क्योंकि इनोवेशन था, तो इसी वजह से इस समय पर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और फिलोसफिकल थॉट के बीच में जो है वो हार्मोनियल रिलेशन दिखाई देने लगे। एक्सटर्नल फॉर्म्स और इनर स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के बीच में भी जो है वो हार्मोनियल एस्टेब्लिशमेंट दिखी। और आर्टिस्टिक आइडियल्स जो है ना वो और ज्यादा अच्छे और बेहतर दिखने लगे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में मूर्ति कला अपने पीक पे जा पहुंची। यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स पे ज्यादा जोर दिया गया, तो आप यहाँ देखें कि ज्यादा गुप्ता पीरियड में जो स्कल्पचर्स हैं उसमें ह्यूमन फिगर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। और एस्थेटिक आइडियल पर भी जो है वो जोर दिया जा रहा था, सुंदरता पर और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा था। नेचुरल सॉफ्टनेस थी अब बन रही मूर्तियों में और स्कल्पचर्स में, और उसके अलावा फ्लूडिटी और सपलनेस थी। मतलब आप ये देखें कि फ्लैशी बॉडीज ज्यादा दिखने लगी और सॉफ्ट टेक्सचर दिखने लगा था, और साथ ही ग्रेसफुल मूवमेंट भी दिखने लगी थी बॉडीज में। तो ज्यादातर जो मूर्तियां थी अब उसमें ग्रेसफुल एलिगेंस जो है वो साथ में ऐड होता जा रहा था। साथ ही एलैबोरेट ड्रेपरीज एंड ज्वेलरी,
यानी कि कपड़े, ड्रेपरीज होता है कपड़े, मतलब जो है वो कपड़ा भी पहने हुए, वस्त्र पहने हुए दिखाया जा रहा था मूर्तियों को, और ज्यादा अच्छे से वस्त्रों को चिन्हित किया जा रहा था उसके अंदर। मतलब जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो अच्छे से जो है वो दिखाए जा रहे थे आपके स्कल्पचर में, और ज्वेलरी भी जो है वो डिटेल्ड वे में जो है वो दिखाई जा रही थी, और बारीकी से उनको नक्काशी करके बनाया जा रहा था। ठीक है, और ड्रेपरी स्टाइल अब कई जगहों पे ट्रांसपेरेंट जो है वो कपड़े दिखाई देने लगे। ठीक है, विद मॉरल रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसी वजह से यानी ड्रेपरी क्या थी, कपड़े ऐसे दिखाए गए जैसे जो बॉडी पार्ट्स नहीं दिखने चाहिए उनको कवर किया गया है, तो बड़े तरीके से दिखाया गया। बाकी बॉडी, नॉर्मल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट कपड़े से दिखाया गया था। ठीक है, मतलब ऐसा शो किया गया कि जैसे फैब्रिक उन्होंने वेयर किया, बट ऑब्वियसली स्कल्पचर में फैब्रिक नहीं हो सकता, लेकिन वो शो ऐसे किया कि उन्होंने कपड़े पहने, और जो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो नहीं दिखाए जाने चाहिए वो उन्होंने कपड़े से जो है उनको हाइड किया है। ठीक है, तो मॉरल रिस्ट्रेंट है। अवॉइडेंस ऑफ न्यूडिटी, उन्होंने ध्यान रखा है कि न्यूडिटी ना हो, सेंसुअलिटी को बैलेंस किया है, और मॉडेस्टी है उनकी आर्ट में। आप समझ रहे हैं, मतलब मॉरल रिस्ट्रेंट है अच्छा खासा, मतलब उन्होंने सेंसुअलिटी को बहुत बहुत हद तक बैलेंस किया है, साथ ही न्यूडिटी नहीं दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने बोला ना कि जो बॉडी पार्ट्स नहीं दिखने चाहिए वो उन्होंने जो है वो नहीं उनको डिस्क्लोज किया है, उनको ऐसे दिखाया कि जैसे उस पर कपड़ा जो है वो उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है, बुद्धा इमेज जो मथुरा से है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 5वीं शताब्दी की जो बुद्धा स्टैचू है। ठीक है, तो ये मथुरा से मिला है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुप्ता पीरियड का। उसके अलावा स्पिरिचुअल एक्सटेसी, आप ये देखें कि ज़्यादातर जो इमेजेस हैं या स्कल्पचर्स हैं उनके अंदर जेंटल स्माइल दिखाई गई है, और आईज जो है वो झुकी हुई डाउन कास्ट जो है वो दिखाई गई हैं, और बिल्कुल शांत फेस दिखाया गया है। ठीक है, सीरीन फेस विद जेंटल स्माइल एंड डाउन कास्ट आईज, ये ज्यादातर मूर्तियों में एक कॉमन चीज है। डिपिक्शन ऑफ रोब्स, और जो कपड़े हैं उनको, उसके अंदर स्कीमेटिक फोल्ड्स दिखाए गए हैं बॉडी के हिसाब से, अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से, और पीछे जो चक्र होता है, जो आपने देखा होगा हेलो, हेलो यहाँ जैसे आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, पीछे जो है ये आप देख पा रहे हो कि बुद्धा के पीछे एक हेलो बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो हेलो है ना, ये इसके अंदर स्पाइरल कर्ल्स दिखाए गए, और कंसेंट्रिक ऑर्नामेंटल हेलो दिखाए गए हैं। मतलब इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्वेलरी में डिजाइनिंग होती है वो दिखाए गए हैं, स्पाइरल कर्ल्स दिखाए गए हैं, तो काफी उसको उसके ऊपर भी डिजाइनिंग की गई है जो पीछे हेलोज है। ठीक है, तो उनको भी, तो हेलो जो पीछे, बेसिकली हेलो किस चीज को दिखाता है कि जैसे आप कोई चीज देवीय हो, या फिर आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज हो जो जो डिवाइन पावर को दिखाती हो, या ऐसे कोई इमेज हो, तो उनके पीछे चक्र जो है इस तरीके से हेलो जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे सारनाथ स्कल्पचर आर्ट। गुप्ता पीरियड में सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट जो है वो डेवलप हुआ, और ये कहते हैं कि इस समय पर जो सारनाथ था इसने एक अलग स्टाइल डेवलप किया, जहां पहले नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहां अगर पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जहां गांधार स्कूल था, नॉर्थ इंडिया में मथुरा स्कूल था, और सारनाथ भी उसके इन्फ्लुएंस में था तब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। लेकिन गुप्ता पीरियड के बाद से सारनाथ बिकम द डोमिनेंट प्लेस, जहां से ये मूर्तियां जो है वो अलग प्रकार की बनाई जाने लगी। और यहां पर एक फर्क आया, यहां पर ना सारनाथ स्कूल में येलोइश सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। एक बात ध्यान रखना, सारनाथ स्कूल में येलोइश सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, वहीं मथुरा में जब यूज किया गया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो वो यूज किया गया था स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। यहां पे इन्होंने येलोइश सैंडस्टोन जो चुनार से लाया जाता था वो इस्तेमाल किया। और बुद्धिस्ट आर्ट अब जो है वो फैलना शुरू हुई यहां से बहुत ज्यादा। कहते हैं कि सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट फिर आगे सियाम यानी थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, जावा इंडोनेशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान, सब जगह स्प्रेड हुआ। साथ ही
एक चीज हुई कि जहां जहां भी ये गया तो कुछ लोकल मॉडिफिकेशन हुई, ऑब्वियसली सारनाथ के स्टाइल से कुछ डिफरेंट स्टाइल बने, लेकिन बेसिकली सारनाथ स्टाइल ही जो है वो बाहर के देशों में, ये साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ये सब जगह जो है वो पहुंचा। बहुत फेमस जो स्कल्पचर है वो स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ सारनाथ है, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। जो स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ सारनाथ है ये बहुत फेमस स्कल्पचर है, ठीक है। और इसमें थिन ट्रांसपेरेंट रोब दिखाई पड़ता है, मतलब आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धा इज वेयरिंग अ डिक्सी स्कॉट वूल टाइप कुछ ऐसा पहन रहे हैं, तो बहुत थिन जो है गारमेंट उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा सीरीन एक्सप्रेशन, बहुत कम उनके फेस पे एक्सप्रेशन है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन रिफ्लेक्ट डिवाइन नेचर ऑफ बुद्धा, मतलब यहाँ पर बड़ा शांत मुद्रा है और उनके चेहरे पे दैवीय भाव जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है किसके अंदर, ये स्टैंडिंग बुद्धा हैं जो सारनाथ के। उसके अलावा आर्टिस्टिक इनोवेशंस दिखते हैं सारनाथ में, जैसे आप ये कहें कि रिफाइंड फॉर्म्स और रिलैक्स्ड नेचुरल पोस्चर दिखता है। स्टैंडिंग फिगर में जितनी भी बनाई गई हैं स्लाइट बेंड्स दिखाए गए हैं और कुछ मूवमेंट भी दिखाई गई है और ग्रेसफुल बॉडी टाइप्स दिखाया गया है, ठीक है। मथुरा से जो मिले थे, अब उनमें क्या था, एक फर्क है, मथुरा के जो स्टैच्यूज थे या स्कल्पचर्स थे उनमें ना रिजिडिटी थी और स्टिफनेस थी, बट सारनाथ में वो स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखने लगी, स्टिफनेस खत्म हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दिखती है सारनाथ के स्कल्पचर्स में बजाय कि मथुरा स्कल्पचर्स के। नॉर्थ इंडिया में मथुरा स्कल्पचर डोमिनेट करते थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, बट लेटर ऑन सारनाथ स्टार्टेड डोमिनेटिंग और सारनाथ से ज्यादा स्कल्पचर बनने लगे गुप्ता पीरियड में। अब टेम्पल स्कल्पचर्स हमें मिले हैं देवगढ़ से, उदयगिरी से और अजंता से, तो ये बेसिकली ये सारे जो हैं वो सारनाथ स्कल्पचर्स का ही जो है वो एग्जांपल है, जो शायद सारनाथ में बने और वहां से ले जाएंगे। वो उसके पीछे क्या रीजन है, मटेरियल, जो मटेरियल यूज किया गया है वो शायद वो चुनार की क्वारीज से आया और बेसिकली सारनाथ स्कूल का है। तो ये अलग अलग जगहों पे यही सारी डिपिक्शन हमें देखने को मिलती है। जैसे शेषशाही विष्णु जो हमें देवगढ़ से मिलते हैं, जिसमें शेषनाग पे जो है वो लेटे हुए मुद्रा में दिखते हैं विष्णु, वो देवगढ़ में एक बहुत सिग्निफिकेंट पैनल है। उसके अलावा भगवान विष्णु को उसमें दिखाया जा रहा है कि भाई वो अनंत मुद्रा में सर्प जो शेषनाग है उसके ऊपर लेटे हुए हैं, और इट डिपिक्ट्स यूनिवर्स डिसोल्यूशन एंड रीबर्थ, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि कैसे इस संसार का अंत होगा और कैसे उसको फिर से दोबारा जो है उसका जन्म होगा, उसको डिपिक्ट करता है ये पोर्ट्रेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमने एंशियंट पीरियड के स्कल्पचर्स हमने पढ़ लिए, अब मेडिवल पीरियड के स्कल्पचर्स हम पढ़ेंगे। हम मेडिवल पीरियड किसे कह रहे हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। मेडिवल पीरियड हम कह रहे हैं व्हेन इस्लाम स्टार्टेड टू एंटर इंडिया, इस्लाम भारत पहुंच गया 712 एडी ऑनवर्ड्स, वहां से हम मेडिवल पीरियड की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद जितनी भी मूर्ति कला भारत में बनी या पाई गई भारत से जो उसके बाद की, तो वो मेडिवल स्कल्पचर कहलाती है। ऑल्दो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लाम में मूर्तियों का चलन नहीं था, बट ड्यू टू इस्लामिक इन्वेजन मुस्लिम्स वर ओनली इन वेरी फ्यू रीजन्स लाइक नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वहीं पर मुस्लिम्स जो है वो पहुंचे थे और मुस्लिम रूलर्स का वहीं पर इन्फ्लुएंस था। बट इन रेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, अगर सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की बात करते हैं तो दे वर आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स। तो इसी वजह से अच्छी खासी स्कल्पचर आर्ट हमें देखने को मिली उस पीरियड में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्कल्पचर जो हैं वो इस समय पे बने, हम सारे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मेडिवल स्कल्पचर का पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस था एंशिएंट पीरियड के स्कल्पचर से, मतलब 8th सेंचुरी से पहले जो स्कल्पचर बने या आप ये कह लीजिए उनमें और इनमें क्या फर्क था। अब यहां पर एक तो काफी सारे बदलाव हमने देखे, जैसे क्लासिकल स्टाइल जो था पहले मूर्ति कला का, उससे काफी सारी चीजें बदल गई थी। जैसे एवोल्यूशन फ्रॉम क्लासिकल वैल्यूज ऑफ डिग्निटी, सोब्रिटी एंड सिंप्लिसिटी, जहां पहले डिग्निटी, सोब्रिटी और सिंप्लिसिटी थी, वो शायद जो है उससे कुछ बदलाव आए थे। ज्यादा ऑर्नामेंटल और एलैबोरेट स्टाइल दिखने लगे थे मेडिवल पीरियड के स्कल्पचर्स में।
एम्फेसिस जो था वो इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन पे था, ठीक है। तो मतलब अब क्या था कि बहुत ज्यादा जो ज्वेलरी है या ऑर्नामेंटेशन है वो बहुत ज्यादा दिखाया जाने लगा था बारीकी से। उसके अलावा अनयूजुअल और फैंटास्टिकल बीइंग्स दिखाए जाने लगे, हाइब्रिड क्रिएचर जो हाफ ह्यूमन है हाफ मॉन्स्टर, ऐसे क्रिएचर्स दिखाए जाने लगे। उसके अलावा डिफरेंस इन एटीट्यूड, हाई लेवल स्किल जो थी वो अब भी कंसिस्टेंट थी, अभी भी देखने को मिल रहा था, लेकिन क्लासिकल सिंप्लिसिटी से डेकोरेटिव और इंट्रिकेट डिटेलिंग की तरफ अब हम आ गए थे। जहां पहले सिंपल हुआ करते थे जो स्कल्पचर्स, अब वो डेकोरेटिव पर्पस से और इंट्रिकेट डिटेलिंग के साथ बनाए जाने लगे। एक्सपर्टीज आ गई बीच में, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। सुंदरता को वैल्यू दी जाने लगी। कंटिन्यूड पैशन फॉर ब्यूटी, ब्यूटी अभी भी जो है उसको दिखाया जा रहा था। आर्टिस्ट का फोकस ब्यूटी और आइडियलाइजेशन पे था। साथ ही ऑर्नेट डिजाइन, अब हो क्या रहा था कि अलग अलग डिजाइन जो है वो बनाए जा रहे थे, और क्लासिकल स्टाइल जो था मिनिमलिस्ट अप्रोच वाला वो खत्म हो रहा था। मतलब अब क्या था कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज हो रहा था, ठीक है, और अलग अलग डिजाइन बनाए जा रहे थे, जहां की पहले इस तरीके की अप्रोच पहले मूर्तिकला में नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। अब उसके अलावा स्कल्पचर में एग्जाम्पल आते हैं चैत्य एट कार्ले पूना में। उसके अलावा तो ये एक मॉन्यूमेंटल प्रेयर हॉल है जो पूना में, यहाँ पर जो है वो जितने भी मूर्तियां हैं उनको ऑर्नामेंटल नेचर दिखाया गया है कि बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने पहनी है, तो इस तरीके का स्कल्पचर स्टाइल दिखाया गया है। उसके अलावा वृक्षिका जो है ये ग्वालियर से है, ये एक ग्रेसफुल फिगर है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ग्रेसफुल फिगर दिखाई गई है जो एक वृक्ष के सामने खड़ी है, और डेकोरेटिव फोकस जो है उसमें है कि डेकोरेशन के फोकस से उसको बनाया गया। अब आ जाते हैं हम आगे पल्लवा स्कल्पचर, यानी कि जो सबसे पहले, अगर हम जिसको मेडिवल पीरियड कहेंगे, मेडिवल पीरियड में जो पहली मूर्तियां हमने देखी, शुरुआती मूर्तियां जो देखी, तो वो पल्लवास के द्वारा बनाई गई थी। पल्लवा रूलर्स ने 4th से लेकर 9th सेंचुरी तक रूल किया। मेनली उनकी जो शुरुआती अर्ली स्पेसिमेंस मिलते हैं वो 610 से लेके 690 एडी के मिलते हैं, 610 से लेके 690 एडी के बीच के मिलते हैं। रॉक कट ट्रेडिशन जो है वो, जैसा हमने पहले पढ़ा था आर्किटेक्चर में कि महेंद्र वर्मन जो राजा थे पल्लवाओं के, उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने मूर्ति कला के लिए हार्ड मटेरियल यूज किया, मतलब स्कल्पचर बनाने के लिए, जैसे ग्नीज, ग्रेनाइट, शार्नोकाइट और ग्रेनेटिक सीस्ट, ये मटेरियल उन्होंने यूज किए थे, हार्ड मटेरियल यूज किए मूर्तियां बनाने के लिए। और पल्लवा आर्ट में वैकुंठ परिमल टेम्पल एग्जाम्पल है कांचीपुरम का, शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, पंचरथ है महाबलीपुरम के, उन पर जो मूर्ति कला बनी हुई है वो पल्लवा स्कल्पचर के नायाब नमूने हैं। उसके अलावा पल्लवा स्कल्पचर्स में जो फेमस है, जैसे एक स्कल्पचर है जिसमें एलिफेंट्स को शो किया गया है काफी सारे, और वहीं उसी स्कल्पचर में मेन चीज क्या है, अर्जुन जो है, अर्जुना का पेनिस दिखाया गया है, अर्जुनाज पेनिस, शोकेसिंग एक्सेप्शनल स्किल इन डिपिक्टिंग सेलेस्टियल, टेम्पोरल एंड एनिमल वर्ल्ड्स। मतलब उसके अंदर जो है वो हर तरीके की जो है वो दुनिया जो है वो उन्होंने डिपिक्ट कर दी है, सेलेस्टियल, टेम्पोरल और एनिमल, सारे जो है वो अलग अलग वर्ल्ड्स को उन्होंने वहां पे डिपिक्ट किया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो, आप इसके अंदर देख पा रहे हो, इसके अंदर इसमें एनिमल वर्ल्ड भी दिखा दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा उसके सेलेस्टियल मतलब जो है आसमान में, या आप ये कह लो कि किसी अपर वर्ल्ड में, वहां पर क्या जहां देवी देवता हैं उनको भी दिखा दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ना अलग अलग लोक दिखाए गए हैं, आप समझ रहे हो, अलग अलग लोक दिखाए गए हैं इसके अलग अलग हिस्सों में। और ये इसकी सबसे खास पहचान है कि इस मूर्ति के अंदर या इस स्कल्पचर के अंदर मल्टीपल वर्ल्ड्स जो है उसने डिपिक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, ये सबसे खास है इसमें से, इसलिए। अब स्टाइल क्या यूज किया जा रहा था, आप एक बार स्टाइल देख लें, ठीक है। टेंडर और स्लेंडर फिगर्स यूज किए जा रहे थे, मतलब टॉल और स्लेंडर, मतलब ज्यादातर जो मूर्तियां बनाई जा रही थी उनकी हाइट थोड़ी लंबी और ज्यादा, ये कह लो कि उनकी चौड़ाई कम दिखाई जाती थी, स्लेंडर और स्लीक दिखाया जाता था, ठीक है। लिम्स जो है, हाथ और पैर जो है वो पतले दिखाए जाने लगे, और हाइट और विगर मतलब ज्यादा हाइटेड दिखाई जाने लगी फिगर्स जो जितनी भी थी।
फीमेल फिगर्स को लाइट और डेलिकेट दिखाया जाता, स्लेंडर वेस्ट और नैरो चेस्ट दिखाई जाती, स्मॉलर ब्रेस्ट दिखाई जाती, मिनिमल ऑर्नामेंट। मतलब ये कुछ खास फीचर्स थे पल्लवा स्कल्पचर्स के कि उसमें ये सारी चीजें वो दिखा रहे थे, ठीक है। और गारमेंट और पोस्चर जो था उसमें सबमिसिव एटीट्यूड था, मतलब कपड़े जो हैं वो भी पहनाने का तरीका जो था ऐसा था कि उन्होंने क्या किया है कि कपड़े भी जो है वो बड़े अच्छे से पहनाए हैं और पोस्चर का भी ख्याल रखा है, तो ये एटीट्यूड इसमें दिखता है, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल पोजेस दिखाए गए हैं, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरलिज्म शो किया गया है। उसके अलावा महाबलीपुरम की एक कार्विंग है जिसमें देवी दुर्गा को डिपिक्ट किया गया है, जिसमें देवी दुर्गा जो है एक शेर की सवारी करते हुए युद्ध के मैदान में जा रही हैं और एक बफेलो हेडेड राक्षस यानी महिषासुर का वो वध कर रही हैं। तो ये महिषासुर मर्दनी जो है या महिषासुर मर्दनी इमेज है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूं, आगे है मेरे पास। तो यहां पर दिख रहा है, ये देखिए, ये सिंह की सवारी करते हुई देवी दुर्गा, और एक ये देखो कि ये जो है महिषासुर है, इसका वध करने के लिए देवी जा रही हैं। तो ये वाली इमेज भी जो है वो एक मास्टरपीस है अपने आप में, ठीक है। ड्रामेटिक बैटल सीन दिखाया गया है और इसमें यह दिखाया गया कि डेमन इज रिट्रीटिंग बैक बट स्टिल रेडी फॉर काउंटर अटैक, ये दिखाया जा रहा है, और वहां देवी दुर्गा उसके ऊपर वार करने के लिए जा रही हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो स्कल्पचर्स हैं पल्लवा पीरियड के, उसमें एक तो यही महिषासुर मर्दिनी, ये जो मैंने आपको दिखाया। गोवर्धन पैनल है जिसमें श्री कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखते हैं, ठीक है। अर्जुनाज पेनिस, जो मैंने आपको बताया पेनिस वाला, जो अर्जुन को जो ज्ञान प्राप्त थी, तो वो गंगा के किनारे, और इसमें तीनों लोगों को प्रदर्शित किया गया, ये वाली जो मैंने आपको बताई, ये वाली जो आप देख सकते हैं इमेज उसके अंदर। उसके अलावा त्रिविक्रम विष्णु, गजलक्ष्मी और अनंत शयन, एक और है इंपॉर्टेंट, अनंत शयन। अनंत शयन आप इसमें देख रहे हो कि ये जो इमेज है इसमें भगवान विष्णु जो है वो जो सर्प है उसके ऊपर विराजमान है। तो ये अनंत शयन मुद्रा भी यहां से मिलती है, पल्लवा स्कल्पचर्स में से एक है, ठीक है। तो ये थे पल्लवा स्कल्पचर्स। अब आगे चलते हैं राष्ट्रकूटा पीरियड पे। राष्ट्रकूट जो है ना, वो जैसे हम ये देखते हैं कि पल्लवा अगर तमिलनाडु रीजन में थे और कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन में चालुक्य थे, उन दोनों को, चालुक्य और पल्लवाओं को रिप्लेस किया राष्ट्रकूटाओं ने। राष्ट्रकूटाओं ने फिर जो स्कल्पचर बनवाए उनमें कुछ और चीजें थी, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि दक्कन में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को टेक ओवर किया, मतलब चालुक्यों को हटाया, उनके अंडर काम करते थे और उनको रिप्लेस करके खुद रूलर बने। राष्ट्रकूटा जाने जाते हैं अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए, और एलोरा टेम्पल जो कैलाश टेम्पल है केव नंबर 16, वो एक भव्य मंदिर है, सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, वो उनके द्वारा बनवाया गया। उसके अंदर जो मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स दिखते हैं, लार्ज डाइटीज बहुत ऊंचे, अगर इतना ऊंचा मंदिर है तो देवी देवता भी उसमें ऊंचे ही दिखाए जाएंगे, माइथोलॉजिकल सीन्स भी उसमें बहुत बड़े मैसिव स्केल पे दिखाए गए हैं, तो ये सब उसमें देखने को मिलता है। तो मैसिव स्केल है बड़ी चीज जो राष्ट्रकूटा स्कल्पचर्स में दिखती है। हिंदू डाइटीज, शिव, भगवान शिव और विष्णु को डिपिक्ट किया गया है। रामायण और महाभारत के सीन्स भी जो हैं वो डिपिक्ट किए गए हैं राष्ट्रकूटा स्कल्पचर्स में। और जैसा हमें पता है राष्ट्रकूटा जो आर्किटेक्चर है उसमें भी हम द्रविडियन और नगर ट्रेडिशन देखते हैं, तो वही है, फ्यूजन ऑफ स्टाइल है। नगर स्टाइल जो मंदिरों पर और द्रविडियन मंदिरों पर जो स्कल्पचर है वही, उन दोनों का मिक्सचर दिखता है हमें किसमें, वो हमें राष्ट्रकूटा स्कल्पचर में, जैसा विसार स्टाइल में होता है आर्किटेक्चर में। क्योंकि मैंने बोला भी था आपको कि हर बार की तरह वही बात कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर, ठीक है। उसके अलावा डिटेल्ड ऑर्नामेंटेशन दिखती है, ऑर्नामेंट, गारमेंट और नेचुरल पोजेस दिखाई पड़ते हैं। सिंबलिज्म में हम देखें तो माइथोलॉजी के सीन्स बहुत ज़्यादा है, कॉस्मिक आइडियाज हैं, शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों का इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स और नेचुरल एलिमेंट्स दोनों दिखाए जाते हैं। उसके अलावा कैलाश मंदिर जो है इसके अंदर आप ये कह लें कि ये पूरा एक सिंगल रॉक से काट के बनाया गया। वैसे तो आप ये समझो वो मंदिर ही अपने आप में एक स्कल्पचर है ना। कैलाश टेम्पल इतना बड़ा है
और उसको जिस तरीके से उसकी नक्काशी की हुई है, तो वो एक मूर्ति है बहुत बड़ी, ठीक है, कहने के लिए वो मंदिर है लेकिन वो सबसे बड़ी स्कल्पचर है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स में अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स कौन कौन से आ गए, शिव और पार्वती स्कल्पचर है। देखिए, तो ये शिव और पार्वती स्कल्पचर है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें भगवान ब्रह्मा जो है वो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, यानी अग्नि जो है उसे जला रहे हैं, और उसके आसपास जो है वो फेरे लेने के लिए तैयार हैं भगवान शिव और पार्वती, हाथों में हाथ लिए हुए, और ग्रेसफुल पोर्ट्रेयल है डिवाइन कपल का, ठीक है। तो ये है शिव और पार्वती स्कल्पचर। उसके अलावा रावण, यहां पे आप देख रहे हो ये नीचे रावण बैठा है, और ऊपर ये कैलाश पर्वत पर बैठे हैं भगवान शिव और देवी पार्वती। इस कैलाश पर्वत को उसने उठा के हिला दिया, तो ये वाला स्कल्पचर भी है यहां पर, ये राष्ट्रकूटा पीरियड का बना हुआ रावण एंड माउंट कैलाश पैनल है, ठीक है। उसके अलावा एलिफेंटा केव से हमें एक महिष मूर्ति मिलती है, जिसमें महिष मूर्ति में आप देखेंगे तो इसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है, पर इसमें इसी मूर्ति के 3 सर हैं और तीनों अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। जैसे सेंट्रल जो वो है फिगर है इसमें, वो शांति का भाव उनके चेहरे पे दिख रहा है, काम और डिग्निफाइड दिख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रॉयर जो है वो सिवियर मुद्रा में दिख रहे हैं, मतलब एक जो सर है वो अंत करने वाला है, डिस्ट्रॉयर का है, और वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा जो है वो बिल्कुल शांत है, पीसफुल एस्पेक्ट को दिखा रहा है। राइट जो सर है तो वो भी जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 है अलग अलग जो है वो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर वाली जो छवियां हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, दीज आर नॉट ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। चलो आगे। अब 9 से लेकर 13 सेंचुरी तक पल्लवास को रिप्लेस किया किसने, चोलाज ने। साउथ इंडिया में दे बिकम डोमिनेटिंग फोर्स, और दिस रूल्ड साउथ इंडिया फॉर अ गुड पीरियड ऑफ 4 to 5 सेंचुरीज। और इस समय पर जो स्कल्पचर बनाए गए वो बड़े ग्रेसफुल और मेच्योर फिगर्स बनाई गई, ठीक है। और फ्लेक्स्ड पोजेस थे इसमें, डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन बहुत बारीकी से किया गया, प्लीजिंग फेसेस बनाए गए, बिल्कुल जो फेसेस थे अब उनके भी एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे और उन पे फ्रेशनेस दिखती थी, ठीक है। तो ये दिखने लगा। उसके अलावा चोला आर्ट का इन्फ्लुएंस कहां कहां तक रहा, अब देखो एक बात समझना, चोला आर्ट साउथ इंडिया से आगे दक्षिण में श्रीलंका, जिसे सिलोन कहा जाता था, वहां पर उसका बहुत गहरा असर हुआ, क्योंकि फॉर क्वाइट सम टाइम सिलोन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ चोला डायनेस्टी, तो इसी वजह से तो वहां पर इन्फ्लुएंस गया। उसके अलावा इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा आइलैंड्स, वहां पर भी इन्फ्लुएंस रहा। ऑब्वियसली वहां तक भी अकेली अगर कोई डायनेस्टी, इंडियन डायनेस्टी वहां तक जाके जो है वो टेरिटोरियल कंट्रोल हासिल कर पाई थी, तो वो चोलाज ही थे, और इसीलिए चोलाज का इन्फ्लुएंस जावा और सुमात्रा में भी दिखता है। 11वीं सेंचुरी में अब एक बहुत फेमस रिलीफ कार्विंग है जिसमें शिव का जो है वो विगरस डांस दिखाया जा रहा है। तो और कहते हैं कि वो विगरस डांस है जब उन्होंने एक एलिफेंट डेमन को उन्होंने परास्त किया, उसके बाद का वो नृत्य है जो दिखाया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत फेमस चोला स्कल्पचर है। उसके अलावा एक फेमस टेम्पल आप ये कह लें कि जिसके अंदर चोला स्कल्पचर्स हैं, वो कौन कौन से, तो उसमें है बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर का, गंगईकोंड चोलापुरम है, ठीक है, और उसके अलावा दारसुरम है। ये वो मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में चोला स्कल्पचर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ट्रेडिशन अंडर द चोलास। देखिए, एक बात ध्यान रखना कि ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स बनाने के लिए 2 डायनेस्टीज जानी जाती हैं। एक तो दक्षिण से चोला वंश, जिन्होंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके ये बनाए थे, ये ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स, ठीक है। या फिर पाला वंश जाना जाता है बंगाल का। बस ये 2 थे जिन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए और उसमें महारत हासिल की। ये आर्ट जो है ये अपने हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंची चोला पीरियड में। एलिगेंस और सेंसिटिविटी दिखती है इसमें, और
ये स्कल्पचर फेमस है अपनी एलिगेंस के लिए और मॉडलिंग और बैलेंस टेंशन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा रियलिज्म बहुत ज़्यादा दिखाया गया है उनके अंदर, डिटेल में बिल्कुल नेचुरल बॉडी टाइप्स दिखाए गए हैं, और बॉडी जो है बिल्कुल ऐसे लगेगा ही नहीं आपको कि ये स्कल्पचर है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इंसानी फिगर्स हैं। क्लियर डिमार्केशन ऑफ बॉडी एरियाज, बिल्कुल क्लियर हैं बॉडी के सभी अंग साफ, और अपर टोजो और स्टमक के बीच में जो है वो बिल्कुल क्लियर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, और साथ ही में डिटेल्स अराउंड नेवल, मतलब आपको नाभि भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। उसके अलावा शार्प एजेस अराउंड टिबे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आंखों के आसपास और जो बॉडी के जो आप ये कह लीजिए कि जितने भी जैसे चिन है या जो भी है वो बड़ी तीखे और शार्प फीचर्स दिखते हैं, जैसे नोज, पॉइंटेड नोज दिखता है। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन दिखते हैं, ये सब है। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल अगर देखें तो यही नटराज इमेज है, बहुत फेमस है। उसके अलावा एक और है ब्रॉन्ज स्कल्पचर जिसमें भगवान शिव और पार्वती का जो हाथ है दोनों का जो है वो एक दूसरे से मिलते हुए दिखाया जा रहा है, वो एक और फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो चोला ब्रॉन्ज में मशहूर है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसी पीरियड में सेंट्रल इंडिया, जहां चंदेला स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। 950 से लेकर 1100 तक चंदेलाओं ने राज किया, और इस समय के जो हमें मंदिर मिलते हैं सेंट्रल इंडिया से, जैसे कंडरिया महादेव मंदिर है खजुराहो का, तो वहां पर हमें जो है वो चंदेला स्कल्पचर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्लेंडर टॉल फिगर्स, जैसे जो मैंने बोला ही था मेडिवल स्कल्पचर्स की पहचान है कि जो मूर्तियां हैं वो टॉल हैं साइज में, और बहुत स्लिम स्लीक बॉडीज उनकी दिखाई जाती हैं, लीनियर डिटेल्स हैं उनकी क्लियर। ठीक है, और ज़्यादातर इंट्रिकेट स्कल्पचर्स हैं, पैशनेट लवर्स दिखाए गए हैं मेनली, आप जैसा इस इमेज में देख पा रहे हैं, पैशनेट लवर्स दिखाए गए हैं, तो सेंसुअलिटी शो करते हैं ये खजुराहो के मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां वो सब सेंसुअलिटी शो करती हैं। ठीक है, वेरिंग मूड्स और एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं, स्माइल और डिफरेंट पोजेस दिखाए गए हैं, और खजुराहो स्कल्पचर्स जो हैं वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मास्टरपीस माने जाते हैं इंडियन स्कल्पचर आर्ट के। नाउ पाला स्कल्पचर्स, 730 एडी से लेके 1110 एडी तक पाला स्कल्पचर्स जो हैं वो हमें इस पीरियड में बनते हुए दिखते हैं। पाला रूलर्स ने इस समय पर बंगाल और बिहार में रूल अपना एस्टैब्लिश किया था, और वहां पर बनाई उन्होंने ये मूर्तियां। ठीक है, तो पाला रूलर्स बेसिकली बुद्धिज्म में मानते थे, तो बुद्धिस्ट सेंट्रिक इमेजेस वहां से देखने को मिलती हैं, और उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बहुत सपोर्ट किया था, दोनों को। ठीक है, तो इसीलिए जो है उनका एफिलिएशन जो है वो दोनों विद्यालयों में दिखता है, वहां पर भी कुछ मूर्तियां जो आपको पाला आर्ट की जो है वो मिलेंगी। आर्टिस्टिक एनकरेजमेंट, उन्होंने बेसिकली आर्टिस्ट को बहुत बढ़ावा दिया। ठीक है, स्कल्पचर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, और आर्ट वहाँ जो बेसिकली ईस्ट इंडिया की है, इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पाला पेट्रनेज। ठीक है, तो उनकी वजह से बहुत उसमें जो है वो बदलाव आए। टेक्निकल परफेक्शन देखने को मिलता है इस एरा में, बहुत ज़्यादा बारीकी से इस समय के स्कल्पचर बनाए गए, और बहुत टेक्निकल परफेक्शन उनके अंदर आ गया। स्लिम और ग्रेसफुल फिगर्स दिखाई गई हैं, साथ ही में एलैबोरेट ज्वेलरी दिखाई गई है, डेकोरेशन कन्वेंशनल टाइप का है। थोड़ा सा डिफरेंस है बिहार में बने हुए पाला स्कल्पचर्स में और बंगाल में बने हुए। बिहार के पाला स्कल्पचर्स थिकर और हेवियर हैं, वहीं बंगाल के पाला स्कल्पचर्स लाइटर और मोर रिफाइंड हैं। ठीक है, अब पाला स्कल्पचर का भी जैसे हमने पढ़ा कि भाई सारनाथ स्कूल का इन्फ्लुएंस जो है वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक, तो बिल्कुल ऐसे ही पाला स्टाइल का भी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया तक है। लाइक चोला जावा में आप देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू जावनीज स्कल्पचर पाला आर्ट में बने हुए। उसके अलावा नेपाल, कश्मीर, बर्मा, थाईलैंड, इन जगहों पर भी आपको पाला स्टाइल जो है आर्किटेक्चर जो है वो दिखेगा। और उसके अलावा आगे चल के लेटर फेज में सेन रूलर्स रहे या सेना रूलर्स रहे, उन्होंने भी इस स्टाइल को आगे बढ़ाया, इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। ठीक है, जब तक बंगाल केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम तब तक ये ट्रेडिशन चलते रहे। नोटेबल स्कल्पचर्स में एक बहुत फेमस स्कल्पचर है, महानद स्कल्पचर है वेस्ट बंगाल का। इसमें देवी गंगा को एक मानव स्वरूप में दिखाया गया है, गॉडेस के रूप में दिखाया गया है। उसके अलावा इसमें ग्रेसफुल काल पटरू
जो है कि वृक्ष के नीचे उन्हें खड़े हुए दिखाया गया है और एक कमल के ऊपर जो है वो विराजमान है देवी गंगा। ठीक है, तो किसके नीचे? कालपटरू वृक्ष के नीचे दिखाया गया है। ऊपर देखो वृक्ष जैसा कुछ बना है और नीचे कमल के ऊपर उन्हें खड़े हुए दिखाया गया है। तो ये महानद स्कल्पचर है और ये देवी गंगा को डिपिक्ट करता है, उनके महानदी रूप को, इसीलिए महानद स्कल्पचर बोला है। महानदी एक ट्रिब्यूटरी है तो इसी वजह से। और एक वाटर वेसल की तरह वो दिख रही हैं, जैसे शरीर में लचक और एलिगेंट ड्रेपिंग, जो खास तौर पे जो कपड़े हैं वो बहुत एलिगेंट है जो उनको पहने हुए दिखाया गया है। और एक्सटेंसिव ज्वेलरी उन्होंने पहनी है देवी गंगा की इस मूर्ति ने। उसके अलावा लोअर गारमेंट जो है आप ये कह लीजिए कि इतना नीचे तक है कि वो तकरीबन एंकल्स तक जा पहुंचा है। ठीक है, आप ये देखो। ठीक है, और हाईली एक्सप्रेसिव है, शोकेसिंग एक्सेप्शनल वर्कमैनशिप। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शनल वर्कमैनशिप देखने को मिलती है हमें। अब आ जाते हैं हम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी पे। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, अब ये भी इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी भुवनेश्वर में पुरी कोणार्क जो लोकेशन है वहां पर इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा जो है इनके स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। इंप्रेसिव स्कल्पचर है। 9वीं शताब्दी में सेंसुअल डिपिक्शन ऑफ विमेन इसमें दिखाया गया है। स्कल्पचर ऑफ ब्यूटीफुल विमेन दिखता है, सिडक्टिव स्माइल्स, ज्वेलरी, लग्जूरियस हेयर, ये सब जो है वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो है स्कल्पचर्स में दिखता है। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा से ये जो स्कल्पचर मिलते हैं वो सब इसी स्टाइल के हैं। आर्टिस्टिक पीक दिखता है और लवर्स जैसे खजुराहो में दिखाए गए हैं बिल्कुल वैसे ही दिखाए जाते हैं। और ओडिशा का आर्ट जो है वो अपनी पीक पे पहुंचा इस समय पे विद सन टेम्पल ऑफ कोणार्क डिपिक्टिंग मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स। ठीक है, कोणार्क टेम्पल अगर हम देखें तो इट वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन। तो कोणार्क के जो मंदिर थे इसको बनवाया था नरसिम्हा वर्मन ने 12th सेंचुरी में। ठीक है, कोणार्क के मंदिर को, सूर्य मंदिर को, और ये भगवान सूर्य को समर्पित है या सन गॉड को समर्पित है। ठीक है, इसमें एक पत्थर का रथ और 7 घोड़े दिखाए गए हैं, साथ ही सन गॉड, उनकी वाइफ और अटेंडेंट्स दिखाए गए हैं। अब उसके अलावा ना आप ये देखेंगे कि जो जगमोहन है, बेसिकली जो शिखर है कोणार्क मंदिर का, उसके ऊपर भी काफी सारी जो है वो स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि सेलेस्टियल म्यूजिशियन वहां पे ऐसे हैं कि जैसे कि भाई जैसे किसी ऊपर एक दुनिया में वहां पर जो सितार वादक हैं और अलग अलग म्यूजिशियन हैं वो वहां पर बैठे हुए दिखते हैं। कहाँ पर? वो उस शिखर के ऊपर जिसे जगमोहन कहा जाता है उड़ीसा में, वहां पर। और कोलोसल फिगर्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में फेस करके बैठे हैं और वो म्यूजिशियन जो है वो अपना कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिख रहे हैं, तो वो वहां पर दिखते हैं। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन ने टॉलरेंस दिखाया सभी फेथ्स की तरफ और वो उनके मूर्तियों में भी दिखता है। भगवान शिव की मूर्तियां हैं, जगन्नाथ और दुर्गा मूर्तियां हैं, तो वो सब वहां पर दिखती हैं। यानी कि वो मल्टीपल सेक्ट्स को जो है वो बढ़ावा देते थे और इसी वजह से जो है वो वहां पर अलग अलग सेक्ट्स की जो है वो मान्यताओं वाली मूर्तियां दिखती हैं। कोणार्क टेम्पल आप ये कह सकते हैं कि 13th सेंचुरी ओडिशा कल्चर का एक रिपोजिटरी है जहां पर आपको सारा उस समय की जानकारी वहां से मिल जाएगी। सूर्य मंदिर जो है आप ये कह लीजिए कि एक मॉन्यूमेंटल इमेज है जो अपने आप में जो सन गॉड के 7 घोड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्ट इंडिया के मार्बल स्कल्पचर्स पे। देखिए गुजरात में मार्बल के स्कल्पचर्स बनाए गए। नोटेबल साइट्स इसकी हैं माउंट आबू, गिरनार और पलिताना। ठीक है, तो ये इसकी नोटेबल साइट्स हैं। 13वीं शताब्दी के भगवान विष्णु के स्कल्पचर जो है वो हमें मिला है जिसमें भगवान विष्णु के 4 हाथ या 4 आर्म्स जो है वो दिखाई गई हैं डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा उस ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स मेस, डिस्कस, कॉन्च शेल, ये सब उनके उनके जो उनको पहने हुए दिखता है। ठीक है, साथ ही करंट कंडीशन उनके हाथ में जो है वो लोटस जो है वो मिसिंग है। देखो क्या है कि वैसे तो क्या था, जो ये विष्णु का स्कल्पचर है उसके हाथ में एक कमल था, लेकिन अब वो उसमें नहीं दिखता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे जो उसमें थी मेन इमेज में वो अब मिसिंग है, टूट गई है। शायद मार्बल स्कल्पचर उतना ड्यूरेबल नहीं है, वो शायद वो टूट गया है तो इसकी वजह से अब मिसिंग है। उसके अलावा वेपन्स
बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो भगवान विष्णु के उस स्कल्पचर में दिखाए गए हैं। जैसे आप ये कह लीजिए कि पर्सोनिफाइड अटेंडेंट फिगर्स उसमें दिखती हैं कि भाई, उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे जो हैं अटेंडेंट्स हैं भगवान विष्णु के आसपास, ठीक है। उसके अलावा मोटिव्स हैं, फ्लोरल डेकोरेशंस भी जो हैं उस मूर्ति के अंदर दिखता है, और मिनिएचर ब्रह्मा और शिव भी जो उसके अंदर रेक्टेंगुलर नीश में दिखाई पड़ते हैं। माउंट आबू के मंदिरों में प्राइम एग्जाम्पल है जैन्स। अब आप ये कह लें कि ज़्यादातर जैन स्कल्पचरल ट्रेडिशन उसमें दिखता है। माउंट आबू जाना ही जाता है जैन मंदिरों के लिए, ठीक है। और उसके आप ये कह सकते हो वो आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस हैं जो हमें माउंट आबू से मिलते हैं, और उनके अंदर इंट्रिकेट कार्विंग की गई है हर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो स्कल्पचरल क्राफ्टमैनशिप का नायाब नमूना है, खासतौर पे उसकी सीलिंग्स में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मेडिवल पीरियड के जो है अलग अलग डायनेस्टीज के दौर में किस तरीके का स्कल्पचर आर्ट रहा वो डिस्कस किया। देखिए कुछ हाइलाइट्स हैं यहाँ पर। एक चीज है कि जो बड़ी ऐसी चीजें थी जो पहले बड़ी सिंपल थी, जिनका पोर्ट्रेयल नहीं होता था, बहुत सिंपल रखा जाता था, वो जिंक्स तोड़े गए इस समय पर मेडिवल स्कल्पचर में। मेडिवल स्कल्पचर में जैसे पहले सोबर स्कल्पचर बनते थे वो हट गया। जैसे आप देखते हैं अब सेंसुअलिटी आ गई खजुराहो के चंदेला डायनेस्टी के स्कल्पचर्स में, ठीक है। तो जो भी खजुराहो के दीवारों पे बनाया गया तो उसमें सेंसुअलिटी थी। उसके अलावा सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, तो वहां पर भी ऐसी सेंसुअलिटी दिखने लगी। तो ये क्या है, ये सेंसुअलिटी जो है वो आ गई, सिंप्लिसिटी जो है उसने कहीं पीछे बैक स्टेप ले लिया, ठीक है। और पहले बहुत डिग्निटी के साथ जो है वो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, बट धीरे धीरे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वो डिग्निटी जो है वो थोड़ा सा ओपननेस में कन्वर्ट हो गई, और ज़्यादा जो है वो आर्टिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के सामने आने लगे मेडिवल स्कल्पचर्स में। अभी मेडिवल स्कल्पचर्स में हमें विजयनगर के स्कल्पचर्स भी करने हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ ही में हम उसके अलावा नायक्स और नायकों के द्वारा जो स्कल्पचर आर्ट डेवलप किया गया था वो भी हम कवर करेंगे, और मॉडर्न स्कल्पचर भी कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और फिर वहां हम अपने इस टॉपिक को, स्कल्पचर को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।